ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज से हम लोग नेटवर्क एनालिसिस, जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, उसको स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है चार्ज। चार्ज क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन थोड़ा सा और इसके बारे में जानिए। देखिए, पहले जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय लोग ये जानते थे कि कोई भी दो चीज जिसमें कि, या ये जानते थे कि कोई भी दो चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है ना? और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको कहते थे गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके बारे में ये कहा गया कि कोई भी दो चीज जिसके अंदर की मास हो, वजन हो, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। उसका फॉर्मूला भी आप लोग पढ़े होंगे, Gm1m2/r², इस तरह से, है ना? कि कोई भी दो चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है क्योंकि उनमें क्या है, मास है, वजन है ना। और हम लोग जानते भी हैं कि किसी भी मटेरियल के जो तीन सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास, अगर आपको याद हो, 9.1 × 10⁻³ kg। प्रोटॉन का मास 1.67 × 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का मास इसी के बराबर 1.67 × 10⁻27 kg। तो इनका ये मास है। और जो हमारा फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स का, उसको जब इन पे लगाएंगे तो जो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स दो इलेक्ट्रॉन के बीच का आता है, वो होता है 5.5 × 10⁻63 समथिंग, है ना? 5.5 × 10⁻63, ठीक है। ये होता है दो इलेक्ट्रॉन के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यूटन। और इसका यूनिट तो न्यूटन है। और ये नेचर किस तरह का है, अट्रैक्टिव, मतलब जो होना चाहिए, है ना। जब दो इलेक्ट्रॉन का मास हमको पता चल गया तो ग्रेविटेशनल फार्मूला लगा के हम इन दोनों के बीच का फोर्स निकाल सकते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स तो अट्रैक्शन का ही होता है, तो ये होता है, ठीक है। और जब हम लोग दो न्यूट्रॉन के बीच का निकालते हैं, दो न्यूट्रॉन के बीच का, तो ये आता है समथिंग 1.9 × 10⁻16 न्यूटन। और ये भी अट्रैक्टिव, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का। मास पता है तो जो फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल का, उससे निकाल के हम लोग दो इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स इतना होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, और दो न्यूट्रॉन के बीच का फोर्स इतना होना चाहिए। लेकिन ये क्यों होना चाहिए, इनके मास के कारण। लेकिन एक्चुअली में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आए, फर्दर टेक्नोलॉजीज आई, तब जब दो इलेक्ट्रॉन के बीच के फोर्स को निकाला गया, है ना, जब दो इलेक्ट्रॉन के बीच के फोर्स को निकाला गया प्रैक्टिकली करके, तो वो फोर्स आता है दो इलेक्ट्रॉन के बीच का, ये आता है 23.4 × 10⁻24 न्यूटन। ये आ है। एक्चुअली ये जो हम लिखे हैं, ये फॉर्मूला पे इसके मास को पुट करने पर जो आएगा वो ये है। लेकिन प्रैक्टिकली जो देखा गया वो इतना आया। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट बात कि इसका जो फोर्स आया, ये अट्रैक्टिव टाइप का नहीं आया, बल्कि रिपल्सिव टाइप का आया। मतलब कि इतने फोर्स से दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मास के अलावा कुछ और भी चीज है जिसके कारण ये फोर्स आ रहा है। नहीं तो अगर सिर्फ मास होता तब तो ये फोर्स आना चाहिए 5.5 × 10⁻6। अगर इलेक्ट्रॉन में सिर्फ मास होता इतना, तब तो इतना फोर्स आना चाहिए, अट्रैक्टिव आना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में प्रैक्टिकली जो फोर्स आ रहा है वो इतना आ रहा है और रिपल्सिव आ रहा है। सिमिलरली जब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच का देखा गया तो भी वैल्यू इतनी ही आई,
और इसका नेचर था अट्रैक्टिव, जबकि आना कुछ और चाहिए था, इसी के रेशियो में कुछ आना चाहिए था, है ना। आप देख भी सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन करेंगे तो m1 m2 होता है ना मल्टीप्लाई, तो m1 m2 मल्टीप्लाई करेंगे और भी होता है, उसमें और भी कांस्टेंट्स भी हैं, जो भी है इसी के लगभग में आना चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है, इतना आ रहा है। और जब दो न्यूट्रॉन के बीच में देखा गया, दो न्यूट्रॉन के बीच में देखा गया, दो न्यूट्रॉन के बीच में देखा गया तो वैल्यू यही है 1.9 into 10 to the power minus 60 न्यूटन अट्रैक्टिव। इन तीनों चीजों से आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं, क्या निष्कर्ष निकालते हैं, है ना। देखिए इसकी वैल्यू जो एक्चुअल जो फोर्स आ रहा है, प्रैक्टिकली जो फोर्स आ रहा है वो इससे अलग है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन में सिर्फ मास नहीं है, मास के अलावा भी कुछ है, ठीक है, ओके। और न्यूट्रॉन का फोर्स कितना आया 1.9 10 to the power minus 60, जो कि इसी के बराबर है। इसका मतलब न्यूट्रॉन में सिर्फ मास है, उसमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन में कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ और भी चीज है, ठीक है। न्यूट्रॉन में वो चीज नहीं है, क्योंकि इसका मास, इसका जो फोर्स आया वो यही आया जो मास के कारण आना चाहिए, और प्रोटॉन में भी वो चीज है, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा जो चीज है मास के अलावा, उसको कहा गया, उसको नाम दिया गया, उस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया चार्ज। मतलब कि इलेक्ट्रॉन में मास के अलावा वो दूसरी चीज जिसके कारण भी एक फोर्स लगता है, वो क्या कहलाता है, चार्ज। तो उसको आपको नोट्स में मिल जाएगा, चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी व्हिच क्रिएट्स ए फोर्स अपार्ट फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा भी एक फोर्स जिस प्रॉपर्टी के कारण लगता है उसको क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा, एक और चीज देखिए, एक कंक्लूजन तो ये निकला कि इलेक्ट्रॉन में मास के अलावा एक और भी चीज होती है जिसको हम लोगों ने कहा चार्ज। दूसरा कि ये जो फोर्स है, जो दो इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स है, ये तो इस फोर्स से क्या है, ज्यादा है कि कम है, सोच के बताइए। ये फोर्स कितना है 5.5 10 to the power minus 63, और ये है 23.4 10 to the power minus 24। दोनों ही बहुत कम है, लेकिन फिर भी ज्यादा कौन सा फोर्स है? अगर आप ध्यान से देखें तो ज्यादा फोर्स ये है, क्योंकि ये 10 to the power minus 24 है और ये 10 to the power minus 63 है ना। अब समझ रहे बात, अगर 10 to the power minus 1 की बात करें और 10 to the power minus 3 की बात करें तो बड़ा कौन है, 10 to the power minus 1 बड़ा है, क्योंकि ये 0.1 है ना, और ये 0.001 है, ठीक है। तो ये फोर्स काफी बड़ा है इसके कंपैरिजन में, और इस फोर्स को नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। इस फोर्स को नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि मास की प्रॉपर्टी के कारण जो फोर्स लगता है वो कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और चार्ज की प्रॉपर्टी के कारण जो फोर्स लगता है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फोर्स। समझ आ गई बात? अच्छा, दूसरी बात, दो कंक्लूजन निकल के आ गया, इलेक्ट्रिक फोर्स वाली बात आ गई। दूसरा ये भी है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज वेरी वेरी लार्जर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट दो कंक्लूजन निकल गया। तीसरा एक और कंक्लूजन देखिए कि दो इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स है वो इतना है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन में, दो इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स इतना है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में चार्ज है और नेचर, और ये हो कैसा रहा है, रिपल्सिव फोर्स है। मतलब कि सेम तरह के चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों पे सेम तरह का चार्ज होगा, सेम तरह के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। सेम तरह के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो फोर्स है वो भी उतना ही है, उसका भी मैग्नीट्यूड उतना ही है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उतना ही चार्ज किस पे है, प्रोटॉन पे भी है, लेकिन नेचर अलग है, क्योंकि इसका, इस फोर्स का नेचर कैसा है, अट्रैक्टिव। इस फोर्स का नेचर कैसा है, अट्रैक्टिव। इसलिए चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन नेचर अलग है, ठीक है ना।
समझ में आ रही है बात? तो ये तीसरा कंक्लूजन निकला, ठीक है। तो इसीलिए आप पढ़ते होंगे कि इलेक्ट्रॉन पे कहते हैं नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। ये हम लोगों ने अपने मन से इसको दे दिया, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव दे दिया, प्रोटॉन को पॉजिटिव दे दिया। अगर हमारे पूर्वजों ने इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव दिया होता और प्रोटॉन को नेगेटिव, तो हम लोग आज वही पढ़ते रहते। हाँ, लेकिन उन लोगों ने कुछ ना कुछ तो देना ही था, तो इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव दिया चार्ज और प्रोटॉन को पॉजिटिव दे दिया, ठीक है। और जिस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स का कारण था मास और उसका जो यूनिट है उसको केजी लेते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स का कारण है चार्ज, उसका भी कुछ यूनिट होना चाहिए। तो उसका जो यूनिट है वो है कूलम। चार्ज का जो यूनिट है वो क्या है? कूलम। और कूलम का डिफिनीशन क्या हो, कूलम क्या कहेंगे? तो इसका डिफिनीशन बनाया गया कि जब दो ऑब्जेक्ट हैं और उनके बीच की दूरी अगर 1 मीटर हो, है ना, दो ऑब्जेक्ट हैं और इनके बीच की दूरी 1 मीटर है, दो सिमिलर चार्ज, दो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हो, है ना, और उनके बीच की दूरी अगर 1 मीटर है, मतलब सिमिलर कहने का मतलब आप समझिए बात को कि जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा कर दिया जाए, है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को हमने इकट्ठा कर दिया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को, यानी इस पैकेट में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं और इधर भी सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं। जस्ट एक हाइपोथेटिकल काल्पनिक टाइप का है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं सिमिलरली चार्ज्ड, सिमिलर चार्ज के, है ना, यानी कि उनके बीच का फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव हो, दो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हो सिमिलर चार्ज और उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है और उनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फोर्स है 1 मीटर और उनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फोर्स हो वो अगर 1.43 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन, ये एक डाटा रखा गया कि दो सिमिलर चार्जेस के बीच में अगर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो अगर 1.43 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन है, ठीक है, तो क्या कहेंगे कि इस प्रत्येक पे, इस पे भी और इस पे भी, दोनों पे कितना चार्ज है? 1 कूलम चार्ज है। जैसे कि मास के लिए और हर चीज के लिए एक स्टैंडर्ड लिया गया, उसी तरह से इसके लिए लिया गया कि दो सिमिलरली चार्ज्ड हों और उनके बीच का फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स अगर 1.43 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन है, तो इसका मतलब है कि दोनों पे चार्ज कितना हो गया? 1 कूलम, ठीक है। अब यहां से आप ये निकाल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, मास तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन का, तो यहां से निकल सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा। तो देखिए, अगर फोर्स 1.43 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन है, तो हम क्या कर रहे हैं कि प्रत्येक पे चार्ज कितना है? 1 कूलम, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे, एक एक नियम। तो अगर फोर्स है 1 न्यूटन, अगर 1.43 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन है तो चार्ज है 1 कूलम। तो अगर फोर्स है 1 न्यूटन, अगर 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है, अगर 1 न्यूटन फोर्स लगेगा तो चार्ज कितना हो जाएगा? 1/1.43 इंटू 10⁻⁵। और दो इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स कितना है? 23 नहीं, ये 2.3 होगा, इस 2.3, सॉरी, इट इज 2.3। और अगर 1.43 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन है तो 1 कूलम, अगर 1 न्यूटन है तो इतना। तो एक्चुअली में तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स यहाँ ये है, हमको निकालना है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा। डिफिनीशन लोगों ने ये दिया कि अगर दो सिमिलरली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स के बीच का फोर्स 1.43 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन है, तो कहेंगे कि प्रत्येक पे कितना चार्ज है? एक कूलम चार्ज है। तो अगर इतना फोर्स है तो 1 कूलम, अगर 1 न्यूटन फोर्स होगा तो इतना कूलम। तो एक्चुअली में दो इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स कितना है? 2.34 इंटू 10⁻⁻24। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा 2.34 इंटू 10⁻⁻24 बाई 1.43 इंटू 10⁻⁵। और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा
तो वैल्यू वही जो आप जानते होंगे 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, है ना। जो आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी और चार्ज 1.602 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और जैसा मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज माना गया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा लेते हैं, नेगेटिव। इसका मतलब ये नहीं है कि इस पे चार्ज कम है प्रोटॉन से या ज्यादा है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि नेचर दोनों का अपोजिट है, इसलिए इसको नेगेटिव से दिखाते हैं। सिमिलरली जो चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन क्या होगा, चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन क्या होगा प्लस 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और चार्ज ऑफ ए न्यूट्रॉन क्या होगा, 0। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं है। समझ में आ गई बात। तो ये आपको चार्ज के बारे में आप समझे कि चार्ज होता क्या है और कूलम्ब क्या है और कूलम्ब का डेफिनेशन क्या है। Two similarly charged objects when placed at 1 meter apart, if experiences a repulsive force of 1.43 to 10 to the power minus 5 Newton, then each object has a charge of 1 coulomb। प्रत्येक पे चार्ज कितना है, 1 कूलम है। ठीक है, अब 3-4 क्वेश्चन है वो आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन when combined make 1 coulomb। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो 1.602 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम है, तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर के 1 कूलम का चार्ज बनाए। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन कि चार्ज आपको बताना है 7 इलेक्ट्रॉन पे, 5 प्रोटॉन पे और अलग अलग, और अगर एक जगह पे 15 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल चार्ज कितने होंगे। अब वीडियो को पॉज कीजिए और इन तीनों क्वेश्चंस को तुरंत बनाइए, हम तुरंत इसका सॉल्यूशन देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन व्हेन कंबाइंड मेक 1 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन 1.602 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज रखता है। देखिए 1.602 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इतना कूलम चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन का, हमको निकालना है एक कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन का होगा। कितने इलेक्ट्रॉन जब एक जगह इकट्ठा होंगे तो एक कूलम चार्ज बनेगा, तो एक कूलम यूनिटरी मेथड लगाएंगे, एक कूलम भी चार्ज ऑफ 1 बाई ये हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.624 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन, और पॉइंट को इधर लाइएगा तो 6.24 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, फाइंड चार्ज ऑन 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है माइनस 1.602 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, तो 7 पे कितना होगा, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 11.214। दूसरा 5 प्रोटॉन पे, तो एक प्रोटॉन पे है प्लस 1.602 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, तो 5 पे कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8.01। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब एक जगह 15 इलेक्ट्रॉन है और 15 प्रोटॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 15 प्रोटॉन का कितना हो जाएगा प्लस 24.03 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और 7 इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा माइनस में, तो माइनस यहाँ पर निकाल चुके हैं 11.214। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये बचेगा। यहाँ पे कुछ बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर माइनस और प्लस तो बस उन पे हमने प्रॉपर्टी के लिए दिया है, जब एक जगह रखे जा रहे हैं तो वो ऐड हो जाना चाहिए। देखिए एक्चुअली क्या है, एक दूसरे के इफेक्ट को, प्रभाव को एक दूसरा कैंसिल कर रहा है। 7 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 7 प्रोटॉन के प्रभाव को कैंसिल करेंगे। या आप ऐसे समझिए, आप पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब मिक्स हो जाते हैं तो न्यूट्रल बन जाता है ना। तो 7 इलेक्ट्रॉन उन 7 प्रोटॉन के प्रभाव को खत्म करेंगे, तो बाकी बच जाए कितना, 8 प्रोटॉन। तो 8 प्रोटॉन को जब आप कीजिएगा तो आपको यही कुछ रिजल्ट आएगा। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए अगला जो टर्म समझना है वो है करंट। देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 3 तरह के मटेरियल होते हैं, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, और एक और आपने पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर, जिसके बारे में आप सेमीकंडक्टर के बारे में और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़िएगा।
तो इनका जो क्लासिफिकेशन है वो इस बेसिस पर है कि जो कंडक्टर है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं या बहुत ही लूजली बाउंडेड होते हैं न्यूक्लियस से। आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में इन चीज़ों को, बोर्स मॉडल जो भी है, कि जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबसे आउटर ऑर्बिट में वो फ्री होते हैं, मूव करने में फ्री होते हैं या फिर बहुत ही कम फोर्स से न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होते हैं। तो थोड़ा सा भी अगर उनको फोर्स लग गया तो बाहर आ जाते हैं एटम के और मूव करने में फ्री होते हैं। और इलेक्ट्रॉन और उन पे थोड़ा सा भी फोर्स अगर पड़ जाए तो वो मूव करना शुरू करते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करता है तो आपको एक चीज आ जाता है पिक्चर में, वो है करंट, है ना। करंट क्या है और इसके बारे में और भी हम लोग पढ़ेंगे जब आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर में एक फर्मी लेवल होता है, एक वैलेंस बैंड होता है, कुछ एनर्जी देते हैं तो कंडक्टर में जो अधिकतर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्शन बैंड में होते हैं। ये सब पढ़िएगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। लेकिन इतना आप जानते हैं कि कंडक्टर अनेक चीजों से अलग इसी टाइप में है कि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं या लूजली बाउंडेड अवेलेबल है, ताकि इलेक्ट्रॉन्स में थोड़ी सी भी फोर्स मिले, एनर्जी मिले तो वो मूव करना शुरू करे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करेगा बस एक करंट पिक्चर में आ जाएगा, ठीक है। तो करंट क्या है? करंट इज जस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। मतलब कि जैसे ये अगर कोई कंडक्टर है, ये पूरा क्लोज्ड होगा, जस्ट एक उसका टुकड़ा लिए हैं और इसके किसी पार्ट से, सपोज ये पार्ट है अंदर का, है ना, इस पार्ट से किसी डायरेक्शन में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, कितना चार्ज पर यूनिट टाइम में फ्लो कर रहा है, वही क्या कहलाएगा? करंट। सपोज जैसे कि मान लीजिए कि 1 मिनट में, सपोज कि 60 सेकेंड में अगर 5 या 600 इलेक्ट्रॉन अगर यहां से पास कर रहे हैं 60 सेकेंड में, है ना, तो 60 सेकेंड में कितना चार्ज यहां से पास कर गया? 600 इंटू, अभी हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19। 1 मिनट में इतना चार्ज इस एलिमेंट से फ्लो किया। अब इन 1 सेकेंड 600 इंटू डिवाइडेड बाय 60, यानी 16.02 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में इस एलिमेंट से पास करता है। तो कितना करंट पास किया? तो यही जो वैल्यू है यही क्या कहलाएगी? करंट। 1.602 इतना चार्ज पास किया 1 सेकेंड में, जितना चार्ज पास किया पर यूनिट टाइम के हिसाब से, तो ये क्या है? दिस इज विल बी इतना एम्पेयर करंट फ्लो कर गया इस पर्टिकुलर एलिमेंट से, है ना। यानी कि पर यूनिट, अगर देखिए इसमें दो बात है, अगर ये जो फ्लो ऑफ, जो चार्ज के फ्लो करने का जो रेट है, अगर वो रेट कांस्टेंट है, मतलब 1 मिनट में 600 इलेक्ट्रॉन, अगले 1 मिनट में भी 600 इलेक्ट्रॉन, फिर 600, इस तरह से हर मिनट अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो उस केस में जो करंट है उसको कहते हैं हम लोग डायरेक्ट करंट। मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ वो चेंज नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है। उसको बनाने का भी ये एक तरीका है कि ये टाइम का स्केल है और ये आप करंट का रखिए या फ्लो ऑफ चार्ज का रखिए, तो ये कांस्टेंट है ना। 600 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां पर हम ये दिखा रहे हैं, लेकिन ये कांस्टेंट, मतलब टाइम के साथ ये चेंज नहीं हो रहा है। तो इसके केस में ये करंट क्या कहलाएगा? डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, कि इसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का रेट चेंज नहीं कर रहा है। और करंट है क्या? कि पर यूनिट टाइम
अगर आप 1 सेकेंड का टाइम ले रहे हैं तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज किसी पार्टिकुलर पॉइंट से फ्लो कर गया एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में। अगर डीसी है, डीसी, तब तो सिंपल इसका फॉर्मूला है I = Q/T और यूनिट एम्पेयर, आपको पता है। अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कांस्टेंट है तो करंट की वैल्यू सिंपल कैसे निकलेगी, Q/T। जैसे आपको कहा जाए कि किसी कंडक्टर से, है ना, 1 मिनट में 1000 या अभी जैसे 1000 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और ये कांस्टेंट है, तो कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो I = Q/T, है ना, एम्पेयर में है। मतलब अगर ये तो एम्पेयर तो साइंटिस्ट के नाम पर दिया गया, अगर इसका एक्चुअल हम यूनिट देखेंगे तो क्या होगा, Q का यूनिट कूलम और टाइम का यूनिट सेकंड, कूलम पर सेकंड, याद रखना है इसको। करंट का एक्चुअल यूनिट कूलम पर सेकंड। तो 1000 इलेक्ट्रॉन 1 मिनट में, है ना, तो 1000 इलेक्ट्रॉन मतलब 1000 into 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय कितना सेकंड, 1 मिनट में तो 60 सेकंड में इसको पुट करेंगे तो यहां से जो भी वैल्यू आएगी 1602 डिवाइडेड बाय 60 26.7 into 10⁻⁻19 इतना करंट फ्लो कर रहा है। तो डीसी के लिए तो बहुत आसान है ना, कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो जो चार्ज है वो पता कर लें, डिवाइडेड बाय जो भी टाइम है उसको सेकंड में कन्वर्ट करके डिवाइड कर दे, वहां से निकल जाएगा डीसी करंट की वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर ये कांस्टेंट रेट नहीं हो, है ना, इस मिनट में 600 इलेक्ट्रॉन गया, अगले मिनट में 800 हो गया, फिर 900 हो गया, फिर घट के 400 हो गया, 5, इस तरह से अगर वैरी कर रहा है करंट, चार्ज के फ्लो का रेट अगर वेरिएबल है, इस तरह से कांस्टेंट नहीं है, कुछ भी है ना, वेरिएबल है, ऐसे है, फिर इस तरह से किसी कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, तो उसके केस में उस तरह के करंट को अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। अल्टरनेटिंग मतलब जो बदल रहा है, चेंज हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। और वहां पे जब करंट निकालना होगा तो वहां पे जो करंट होगा वो एक टाइम का फंक्शन होगा। टाइम का फंक्शन मतलब टाइम के साथ करंट भी चेंज करेगा, क्योंकि चार्ज का फ्लो ही चेंज कर रहा है तो टाइम के साथ करंट का भी मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। तो IT वहां पर जो होता है वो होता है dQT/dt। चार्ज भी टाइम का फंक्शन होगा, अभी इस पे करेंगे न्यूमेरिकल। हाँ, जैसे मान लीजिए कि जो चार्ज यहां से फ्लो कर रहा है अल्टरनेटिंग है और उसका जो नेचर है वो साइन के जैसा है। साइन का कैसा होता है, इस तरह का, इसका नेचर इस तरह का है, मतलब अभी धीरे धीरे बढ़ करके मैक्सिमम चार्ज फ्लो किया, फिर धीरे धीरे घट करके 0 हो गया, फिर उसका डायरेक्शन, ये नेगेटिव का मतलब क्या है कि पहले चार्ज इधर फ्लो कर रहा था, अब ये जो आप देख रहे हैं जैसे साइन का अगर हम बनाएं, अगर चार्ज के फ्लो का रेट साइन के जैसा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसका मतलब है कि चार्ज का फ्लो धीरे धीरे बढ़ करके मैक्सिमम हुआ चार्ज के फ्लो का रेट, यहां से जो फ्लो कर रहा है, फिर इस डायरेक्शन में, फिर धीरे धीरे घट करके 0 हुआ, उसके बाद फिर चार्ज के फ्लो का रेट फिर बढ़ा, लेकिन अब ये इस डायरेक्शन में नहीं है, ये नीचे पलट गया, इसका मतलब इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, चार्ज के फ्लो का इधर हो गया, है ना, और फिर इधर फिर बढ़ा, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर 0 हुआ, फिर यही सिलसिला चलते रहा। तो ऐसे कंडीशंस में जब आप करंट निकालेंगे तो करंट का भी वैल्यू चेंज करेगा। तो वहां पे जो QT हम करें ना, QT चार्ज के फ्लो का, चार्ज का जो फ्लो का जो नेचर है वो QT बताएगा। जैसे यहां पर QT टाइम का फंक्शन, जैसे sin t टाइम का फंक्शन है, तो जहां पर भी चार्ज टाइम का फंक्शन होगा वहां पर करंट भी टाइम का फंक्शन होगा और करंट निकलेगा IT से, है ना। जैसे मान लीजिए अगर QT sin t है तो करंट क्या होगा, dQT/t। तो dQT/t मतलब QT कितना है, sin t, तो ये sin t का क्या हो जाएगा, cos t। IT = cos t। और
अब cos t आ गया, तो अब आप यहाँ पर t के जगह पर आपको जिस पे टाइम पर पता करना हो 5 सेकेंड 10 सेकेंड 15 सेकेंड वो पुट करके आप निकाल सकते हैं कि उस टाइम पे कितना करंट फ्लो कर रहा है ना। ऐसे तो ये जनरल फंक्शन है i t इक्वल टू cos t। cos का ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस तरह का, लेकिन किस टाइम पे 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड किस टाइम पे कितना करंट है वो हम यहां पर t पुट करके निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो पूरा हम एक बार समरी करें इसको, उसके बाद इस पर न्यूमेरिकल है। तो ये है बात कि करंट क्या है, चार्ज के फ्लो के रेट को ही क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। और चार्ज के फ्लो का रेट मतलब चार्ज कितना फ्लो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर चार्ज के फ्लो का जो रेट है वो कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि करंट जो होगा उस कंडीशन में उसको कहते हैं डायरेक्ट करंट, डीसी। चार्ज के फ्लो का रेट अगर कांस्टेंट है ना, हर टाइम इंटरवल में उतना ही है, इस सेकंड में भी 10 गया, अगले में भी 10, अगले में भी 10, तो डायरेक्ट करंट। और वह उस कंडीशन में जो करंट का फॉर्मूला होगा वो होगा Q/T, और करंट का जो यूनिट होगा वो होगा कूलम्ब पर सेकंड। ठीक है, लेकिन अगर चार्ज के फ्लो का रेट कांस्टेंट नहीं है, वो वैरी कर रहा है, कभी कुछ है कभी कुछ है, तो उस कंडीशन में जो चार्ज होगा वो टाइम का फंक्शन होगा, Qt इक्वल टू साइन टी टाइप का टाइम का फंक्शन होगा। कुछ भी हो सकता है, साइन टी नहीं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा टाइम का फंक्शन। और उस कंडीशन में जो करंट निकलेगा उसका फॉर्मूला होगा IT इक्वल टू dQt/dt। ठीक है, इसका भी यूनिट वही है एम्पीयर। और निकालेंगे कैसे, इससे, और फिर इससे किसी भी टाइम पे हम करंट निकाल सकते हैं। बात समझ में आई। तो करंट, अच्छा इसका यूनिट जो एम्पीयर है इसका भी एक डेफिनेशन है। कब कहेंगे कि 1 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पीयर इज डिफाइंड एज, या हम कह सकते हैं कि किसी वायर से 1 एम्पीयर करंट जा रहा है अगर उस वायर से, जैसे हम क्या देखें कि एम्पेयर और कूलम पर सेकेंड तो दोनों तो सेम ही है, कूलम पर सेकेंड भी करंट का यूनिट है, एम्पेयर भी करंट का यूनिट है। तो अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज किसी वायर से फ्लो कर गया है ना, 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज किसी वायर से अगर फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब है कि उस वायर से कितना एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है। तो 1 current flowing through a wire is said to be 1 ampere if 1 coulomb charge is flowing in 1 second per second। ना पर सेकंड करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 कूलम। ठीक है, अब इस पे कुछ नंबर करो। ये आपका जो पहला क्वेश्चन है ना, चार्ज इंटरिंग ए टर्मिनल। देखिए चार्ज और करंट वाले क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप ये पता करने का प्रयास कीजिए कि ये डायरेक्ट करंट का क्वेश्चन है कि अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है। जो डायरेक्ट करंट का क्वेश्चन होगा उसमें चार्ज जो है वो टाइम का फंक्शन नहीं होगा, सीधे देगा इतना चार्ज इतने सेकेंड में फ्लो करता है, 100 चार्ज 200 चार्ज 250 चार्ज कूलम चार्ज या 250 इलेक्ट्रॉन इतने सेकेंड में इतने मिनट में फ्लो करते हैं, तो करंट बताइए। तो वो डायरेक्ट करंट का क्वेश्चन है जो कि बहुत ईजी है। लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन होगा उसमें चार्ज टाइम का फंक्शन होगा। ठीक है, तो वहां पे आपको फॉर्मूला लगाना है IT इक्वल टू dQ/dt। तो देखिए चार्ज का चार्ज जो है वो है 5t sin 4πt मिली कोलम। मिली मतलब 10⁻³ तो मिली कोलम ये चार्ज का है। तो कहता है कि किसी चार्ज इंटरिंग ए टर्मिनल, टर्मिनल मतलब आप समझिए कोई छोर, कोई वायर है ना, उसमें जो चार्ज इन कर रहा है वो किस रेट से, मतलब उसका फंक्शन क्या है 5t sin 4πt मिली कोलम। ठीक है, और तब आपको पता करना है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है t इक्वल टू 0.5 सेकेंड पे। तो आप लोग बनाए होंगे, आंसर मैच कीजिए और तरीका देखिए। देखिए Qt कितना है 5t इंटू साइन 4πt इंटू 10⁻³ कोलम, मेलो कोलम को कोलम में कन्वर्ट कर लिए। अब यहां से देख करके पता चल रहा है कि ये अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर IT इक्वल टू dQ/dt करना होगा। तो हो सकता है कुछ लोग अभी डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हों, लेकिन आप पढ़ ही लेंगे कुछ दिन, जैसे ही मैथ्स में स्टार्ट होगा तो डिफरेंशिएशन ही स्टार्ट होगा। लेकिन जो लोग पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि
इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, है ना। तो fx इंटू जी एक्स बाई डी एक्स, ये डी एफ एक्स जी एक्स बाई एक्स, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का जब करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं बाई पार्ट्स, सॉरी वो तो इंटीग्रेशन में होता है ना। है कुछ मल्टीप्लिकेशन रूल करते हैं ना उसमें। जैसे इसका फॉर्मूला भी इसको मिटा नहीं सकते हैं, लेकिन इसका जो फॉर्मूला होता है आप लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में, हम ऊपर मिटा रहे हैं, है ना। अगर दो फंक्शन है टाइम का, जैसे यहाँ पर एक फंक्शन ये है t और एक फंक्शन ये, जैसे हम कहें कि x ऑफ t इंटू वाई ऑफ t, और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो इसका होता है x ऑफ t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y ऑफ t प्लस y ऑफ t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x ऑफ t। ये जो लड़के पढ़ेंगे वो लोग बोल रहे होंगे यस सर, है ना। तो जो भी है, तो इसमें से हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन के लिए 5 और 10 to the power -3 को बाहर निकाल लिया, जो मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट पार्ट है बाहर निकल गया। एक फंक्शन जो x ऑफ t है वो है यहाँ t, और दूसरा फंक्शन जो y ऑफ t है वो है यहाँ sin 4 pi t। तो क्या है, x ऑफ t इंटू इसका, यानी t इंटू इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, t के साथ जो है वो बाहर निकलेगा 4 पाई, और इसका पूरा हो जाएगा cos 4 पाई t। तो 4 पाई इंटू cos 4 पाई t, डिफरेंशिएशन पढ़ लीजिएगा, आप समझ में आ जाएगा आपको, प्लस sin 4 पाई t मतलब yt इंटू इसका डिफरेंशिएशन t का डिफरेंशिएशन, तो t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो ये 1 हो गया, sin 4 पाई t हो गया इंटू 10 to the power -3। अब हमको निकालना है करंट कब, 0.5 सेकेंड पे, तो यहाँ पे जहां जहां t है वहां कितना पुट कर देंगे, 0.5। तो यहाँ पे देखिए, नाउ करंट एट 0.5 सेकेंड एट t इक्वल टू 0.5 सेकेंड, तो यहाँ पर t पुट करेंगे 0.5, फिर 4 पाई cos 4 पाई t, अब 4 पाई t यहाँ भी पुट करेंगे 0.5, तो 4 पाई इंटू 0.5 मतलब क्या, आधा, हाफ, 1/2, तो 4 पाई इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, 2 पाई, तो cos 2 पाई मतलब cos 2 पाई, और सिमिलरली sin 2 पाई इंटू 10 to the power -3 एम्पेयर। अब sin 2 पाई कितना होता है, 0, और cos 2 पाई 1, है ना। तो यहाँ पे 0.5 इंटू 4 पाई इंटू cos 2 पाई यानी 1, तो 0.5 इंटू 4 पाई तो कितना हो जाएगा, 2 पाई, है ना, ये 2 पाई हो जाएगा ये, और sin पाई 0 हो गया, ठीक है। तो ये 2 पाई इंटू 5 इंटू 2 पाई 10 पाई, तो ये हो जाएगा 31.4 मिली एम्पेयर। जिन लोगों से बन गया, जिनका डिफरेंशिएशन जो पढ़े हैं बन गया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब ये दूसरे क्वेश्चन पढ़ाते हैं, ये भी सेम ही है, बस qt का फंक्शन बस अलग है, 10 इंटू 10 माइनस 10 इंटू e टू द पावर -2t मिली कूलम। फाइंड करंट एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। फिर से वही काम है, qt दिया हुआ है आपको, डिफरेंशिएट करना है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और ये जो है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जाएगा 20 इंटू e टू द पावर -2t। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब t निकालना है कब, 1 सेकेंड पर, तो 20 इंटू e टू द पावर -2 मिली एम्पेयर। अब एक और बात जो लास्ट क्लास में छूट गया था, कि आप सबके पास कैलकुलेटर होना ही चाहिए, चाहे आप जिस भी टाइप का खरीदें, जनरली अधिकतर लोग इस टाइप का खरीदते हैं, और इस टाइप का अगर नहीं मिले, मार्केट से आउट हो, तो आप कोई दूसरा भी खरीद सकते हैं कैशियो का, लेकिन ये मस्ट है नेटवर्क में और इलेक्ट्रिकल के लिए, ये बहुत ज़रूरी है, आपको ये लेना ही होगा। नेटवर्क में आप हो सकता है मोबाइल से आप काम चला लें, लेकिन एग्जाम में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो आपको ये लेना पड़ेगा, और इसमें आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा, कैसे कैसे हम यहाँ पर सिखाएंगे, तो हम इसी को लेकर के सिखाएंगे। मेरे पास 2 कैलकुलेटर है, एक ये है और एक ये वाला है, 991 MS है ये, और ये है 991 ES, लेकिन ये आउटडेटेड हो गया है, जनरली ज़्यादा लोग नहीं यूज़ करते हैं, ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं। हम आपको सिखाएंगे कैलकुलेटर चलाना इसी से, है ना, इसलिए आप ये ले लीजिए। इसके अलावा अगर आप कोई और लेंगे तो आपको किसी और से सीखना पड़ेगा। अब इसमें जैसे देखिए 20 इंटू e टू द पावर -2, इसको सॉल्व करना है, ये आप हाथ से नहीं सॉल्व हो, कैलकुलेटर सॉल्व हो। कैसे, देखिए e टू द पावर -2, अगर आप ध्यान से देखें इसमें,
तो ये ln जो है यहाँ लिखा हुआ, इसके ऊपर पीले अक्षर में ई लिखा हुआ है। तो पीले अक्षर, इस कैलकुलेटर में पीला अक्षर वाला जो भी चीज है, जैसे कि 7 है यहाँ, तो अगर 7 लिखना, पहले तो यहाँ से ऑन होगा, अगर आपको 7 लिखना है तो 7 दाबिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये ऊपर में क्या कांस्टेंट अगर लाना है जो पीला अक्षर में है, तो सिर्फ दाब के 7 दबाएंगे तो वो कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर ln है, लॉग का नेचुरल लॉग है ये, उसके ऊपर में क्या है, ई है पीला में, तो सिर्फ दाब के जब हम ln को दाबेंगे तो ई लिखा जाएगा, ई लिखा गया। अब उसके ऊपर एक स्क्वायर टाइप का बना हुआ है, मतलब उसके ऊपर आपको क्या वैल्यू डालनी है, तो हमको क्या डालना है उसके ऊपर -2, तो हम क्या डालेंगे, आप चाहें तो ब्रैकेट भी ले सकते हैं, ब्रैकेट ले लीजिए, -2 ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, e⁻² आ गया। अब इसको आप इक्वल टू कर दीजिए, तो वैल्यू कितनी आ गई, 0.135। इसको कितना से मल्टीप्लाई करना है, 20 से, तो आप सीधे इसको इंटू कीजिए, अपने आप आंसर इंटू 20 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2.706, जो कि 2.707 मिली एम्पेयर। देखिए कैलकुलेटर सीखना बहुत जरूरी है, और कैलकुलेटर आप सीख सकते हैं, आपसे पहले भी लाखों लोगों ने सीखा है, आप भी सीख सकते हैं, और सीखना जरूरी है। आप इसको खरीदिए जल्दी और इसको सीखिए, ठीक है। जैसे जैसे जरूरत, जहां जहां जरूरत पड़ेगी हम आपको इसका वर्किंग बताते चलेंगे। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू निकल गई 2.707 मिली एम्पियर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस कंपटीशंस में आते हैं। तो ये है, फिर क्वेश्चन बैंक आप ले लीजिए, उसमें जहां भी ये क्वेश्चन होंगे मैं आपको बता दूंगा, और वहां से आप देख करके बना सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे और भी चीजें इसमें धीरे धीरे जानेंगे, ठीक है। तो रक्षाबंधन कल मनाइए और अच्छे से रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में।